डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में नॉर्मली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे गए हैं, एक आध बार ही आया है, ज़्यादा आया ही नहीं है। एनसीईआरटी रिवाइज हो गई है और हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपको चार पांच क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के मिलेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है वही सेम क्वेश्चंस की डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसमें आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन जब आता है तो बच्चों ने 2-4 क्वेश्चंस पे वर्किंग नहीं करके तो इसलिए परेशान होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ इसमें आपका एक कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में या डेरिवेटिव्स की जब बिगिनिंग होती है तब बताया जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है। किसी भी एक कर्व को डिफरेंशिएट करने पे, किसी भी एक कर्व को डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है वो? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में जो वर्किंग की, अलग अलग फॉर्म स्टडी की है, हमारे पास अलग अलग फॉर्म स्टडी की है आपने। अलग अलग जो बड़ा फॉर्म स्टडी किए, उसी फॉर्म्स में चाहे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस की फॉर्म या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी बन सकती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग में आपको इस चैप्टर में क्या बताया गया था कि अगर कोई भी एक फंक्शन आपको गिवन है, आप जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे जो रिजल्ट आपके सामने आता है इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको डेरिवेटिव गिवन हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखे हो, उसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कोई एक मैसेज आपको दिया जाएगा, वो कर्व की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी होगी, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपने उसे यूज करके आपके सामने ये रिजल्ट बनेगा। जो भी क्वेश्चन में मैसेज दिया जाएगा उस मैसेज से आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कर्व निकालने के लिए कहा जाएगा। मतलब आपको जो मैसेज क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस आपने कर्व की इक्वेशन निकालनी है, मतलब सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। किस मेथड से करना है? वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल कोई भी हो सकती है। जब आप यहां से रिवर्स स्टेप पे जाएंगे तो आपको पता है कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब यहां से रिवर्स स्टेप पे जाएंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट सी यूज किया जाता है। इंटीग्रेट किया, आर्बिट्री कांस्टेंट सी आपने यूज करना है, उसमें आमतौर पे सी की वैल्यू मिसिंग होगी। आपको कहा जाएगा कि ये जो कर्व है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कर्व आपका 1,2 से पास कर रहा है या 0,-1 से पास कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट देगा जिससे ये कर्व पास कर रहा है। तो जब वो पॉइंट आप उस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तो मिसिंग वैल्यू आपको सी की मिल जाएगी। सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, उस कर्व में रिप्लेस करके कर्व की इक्वेशन को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए एक बार। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए जो आपको कहा गया। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए जो आपको कहा गया। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है। जो कर्व किससे पास कर रहा है? -2,3। कर्व किससे पास कर रहा है? -2,3। मीन्स आपको इस कर्व की इक्वेशन ये कैलकुलेट करनी है जो कर्व -2,3 से पास कर रहा है। आगे क्या कह रहा है इसमें? गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x by y²। कह रहा है इस कर्व पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट x, y पे, तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो 2x by y² होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई अगर कर्व ये है तो आपको देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है? dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y दैट इज इक्वल टू dy by dx, डेरिवेटिव की वैल्यू एट x, y। कह रहा है ये टेंजेंट की जो स्लोप है किसके इक्वल है? 2x by y²। ये टेंजेंट की जो स्लोप है किसके इक्वल है? 2x by y²। मीन्स 2x by y², ये टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है? dy by dx। इसको डिफरेंशिएट करके
जो इसके टेंजेंट की स्लोप आएगी वो टेंजेंट की स्लोप इसके इक्वल दी हुई है। अब यहां से वापस जा रहा हूं, कर्व की इक्वेशन निकालनी है, डेरिवेटिव है या नहीं है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे देगी। अब आपने वापस कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, मींस यहां से आपने स्टेप पे जाना है। क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। अब कौन सी फॉर्म है ये नोटिस करो, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं नहीं, लेफ्ट और राइट। आपको होता है कि dy बाई डी एक्स अगर इसके इक्वल बढ़ा 2x बाई वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट किया आपने, वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज 2x एंड dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन किया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 2x एंड dx। क्या हो गया इस कंडीशन? अब वाई क्यूब बाय 3, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गई वो कर्व की इक्वेशन, ये है वो कर्व की इक्वेशन जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको दी गई थी। ये है वो कर्व की इक्वेशन, डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट की स्लोप ये आएगी। अब बताओ ये कर्व अभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें सी केवल मिसिंग है। सी कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया कि ये कर्व किससे पास कर रहा है? -2,3 से। अगर -2,3 से ये कर्व पास करे तो -2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। it passes through -2,3 तो बेटा ये आ गया आपके पास -2,3। जब इसको सेटिस्फाई किया जा गया 3 क्यूब बाय 3, दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस सी, दिस इज 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई? ये सी की वैल्यू अगर हम वापस यहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ रिप्लेस कर दें तो कर्व की इक्वेशन आ गई वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है आपकी कर्व की इक्वेशन। मेरा मैसेज ये है कि आपको ये नहीं कि कर्व की इक्वेशन देगा डिफरेंशिएट करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, नहीं। आपको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी डिटेल दी जाएगी। जो डिटेल आपको दे रहा है उस डिटेल को यूज करके जब एक्सप्रेशन बनाओगे तो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लाइक मान लो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, अब क्या कहा गया इसमें? अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। कर्व किससे पास कर रहा है? 0,1। ये क्यों दिया गया? सी निकालने के लिए। वो कर्व जो आपने कैलकुलेट करना है वो 0,1 से पास कर रहा है। जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेट करने पे, जो कर्व की इक्वेशन आएगी उसमें सी मिसिंग होता है। सी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया ये कर्व किससे पास कर रहा है? 0,1 से। अब कर्व के बारे में आगे क्या दे रहा है? इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल है? सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट जिसको अब्सिसा भी कहते हैं हम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। कह रहे ये कर्व की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपने कैलकुलेट करनी है बेटा। इससे हमारे पास क्या है? जब इसको डिफरेंशिएट करने पे जो टेंजेंट की स्लोप बन रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बेटा किसके इक्वल दी है? टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड टेंजेंट की स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है बेटा? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। सम ऑफ टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई। इसको डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन ये दे दिया। अब मुझे यहां से वापस जाके कर्व की इक्वेशन निकालनी है। भाई यहां से रिवर्स चलना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कौन सी फॉर्म है ये? आप यहां से चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, और अदरवाइज आप चाहें तो एक्स वाई को लेफ्ट में भी ले सकते हैं, उससे लीनियर फॉर्म बन जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन दो अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है, दोनों से फाइनल आंसर सेम आएगा। आपकी चॉइस है, जिससे मर्जी करो। फिलहाल मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से अगर सॉल्व करें,
x कॉमन लिया आपने, dy ओवर 1 प्लस वाई, दिस इज x एंड dx। इंटीग्रेट किया बेटा यहाँ पे कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए, 1/1 प्लस वाई dy इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx। क्या आएगा रिजल्ट? लॉग ऑफ 1 प्लस वाई राइट साइड एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब बताइए क्या मिसिंग है इसमें? ये कर्व आ गया लेकिन इसमें सी मिसिंग है। अभी कह रहे कर्व किससे पास कर रहा है आपका? इट पासेस थ्रू 0,1, इट पासेस थ्रू 0,1। तो 0,1 इसको आपने सेटिस्फाई किया बेटा। x की वैल्यू 0 रिप्लेस करने पर y की वैल्यू क्या होगी? यानी c की वैल्यू आ गई बेटा log 2। जब c की वैल्यू log 2 आ जाए तो c की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। अब c को जब अगर हम यहां पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? log ऑफ 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस log 2। अब आप चाहें तो अपना आंसर यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा आसान बनाया सकता तो करिए इसको। जैसे यहाँ पे log है, यहाँ पर भी log है, इस log 2 को अगर हम लेफ्ट में ले लें, log ऑफ 1 प्लस वाई माइनस log 2 दैट इज इक्वल टू, एंड बेटा ये आ गया log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल? अब आप सबको पता है कि जब आप लोगों ने वर्किंग की थी इसकी हमारे पास, तो log ऑफ a टू द बेस b अगर c के इक्वल हो, जब यहां से आप log हटाते हैं मतलब एंटी log लेते हैं तो a किसके इक्वल होता है? b की पावर c। log जब भी आप रिमूव करेंगे तो ये स्टेप इजिली लिया जाता है। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करवाया गया था, तब बिगिनिंग हमने यहीं से की थी। अब log का बेस यहां पर क्या, कुछ नहीं बताएंगे तो क्या होगा बेस? अब log यहां से रिमूव किया तो रिजल्ट आ गया इसका 1 प्लस वाई, दिस इज, देखिए बेटा log यहां से रिमूव किया तो 1 प्लस वाई बाय 2 किसके इक्वल? ई है ना ये, ई रेज़ टू पावर, एंड 1 प्लस वाई किसके इक्वल? एंड बेटा जी y किसके इक्वल? फिर लो बेटा ये आ गया कर्व की इक्वेशन। अब एक बच्चे ने सॉल्व किया, अपना आंसर यहीं पे छोड़ दिया। पीछे बुक्स में नोटिस किया आंसर सॉल्यूशन में ये दे रखा है पीछे। बच्चा कहे मेरा आंसर गलत आ रहा है सर, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मना नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रोच यहाँ तक आ सकती है, बिल्कुल सेम लगेंगे। आलसी लोगों के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन किसी क्वेश्चन में प्रूव करने को कह दे कि प्रूव दैट द कर्व इज दिस, अब आलसी लोग तो यहीं पे जाके अटक जाएंगे, सर हम तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था सर। नहीं, बच्चों की वैरायटी है, बच्चों की वैरायटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं हम। आइए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैथ्स खजाना बुक में से लिए गया, और इवन ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में अलग अलग एक्सरसाइज हैं और मैंने मैथ्स खजाना में लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस में कवर किए हुए हैं, ध्यान रखना प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। कौन सा कर्व? पासिंग थ्रू द कर्व, ओरिजिन से पास कर रहा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो स्लोप है एट एनी पॉइंट वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। मीन्स अगर कर्व की इक्वेशन आपके पास सेव्ड है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई किसके इक्वल होता है? ये डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर हम x कॉमा वाई पे निकालेंगे तो क्या होगा? टेंजेंट की स्लोप मिलेगी बेटा एट दिस पॉइंट।
कह रहे हैं जो टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का सम करेंगे तो वो टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। तो इन दोनों का सम आपने किया, दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की स्लोप के इक्वल है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जानकारी दी गई थी हमें, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, जो टेंजेंट की स्लोप निकल रही है, उसमें रिलेशनशिप ये बता दी गई। अब यहां से वापस जाना, क्या करेंगे बताओ, कौन सी फॉर्म है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, नहीं, लीनियर फॉर्म है। y को अगर हम राइट साइड ले लें तो x किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स। एंड बेटा जी नोटिस करें यहां पे, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। लीनियर फॉर्म के साथ कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो बेटा p क्या है, p है -1, q किसके इक्वल, इन दोनों को यूज करते हुए अब निकालना बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होता है, p का इंटीग्रेशन, इट मींस e की पावर, एंड द सॉल्यूशन इज, क्या होता है इसका सॉल्यूशन, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या ही है, सो y इंटू में e की पावर माइनस एक्स, q की वैल्यू क्या बेटा, x इंटू e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बताओ राइट साइड कैसे करेंगे हम, बाय पार्ट्स। कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, आइलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। तो बेटा राइट साइड में बाय पार्ट्स अप्लाई किया आपने, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सो बेटा ये आ गया y इंटू में e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, मीन्स y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कर्व किससे पास कर रहा था, ओरिजिन। क्वेश्चन में बिगिनिंग में आ गया, कर्व किससे पास कर रहा है, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर it passes through 0,0, तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, लो बेटा, तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, ये वापिस सी की वैल्यू 1 यहां पे रखिए और आपका आंसर कंप्लीट। अच्छा, अभी 2-3 एग्जाम्पल आपने देखे, आपने 2-3 एग्जाम्पल में क्या नोटिस किया, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जानकारी पहले से दे देगा कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट या प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी रिलेशनशिप आपको बना के दे देगा। टेंजेंट की स्लोप आप सबको ये पता होना कि वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है, यानी कि कर्व को डिफरेंशिएट करने पे जो dy बाई डी एक्स आता है वो टेंजेंट की स्लोप होता है। बताइए आपको ऐसे किया था सर हमने, एओडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायग्राम बना के समझाया गया था, मैक्सिमम डायग्राम बना के समझाया गया था, उससे पहले टेंजेंट नॉर्मल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। कोई बात नहीं बेटा, आजकल 12th 2 ईयर प्लानिंग में चलनी चाहिए, नहीं कुछ तो पहले से 2 ईयर प्लान में चल रहे हैं। कौन है देख लो। आइए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0, -2। जिस कर्व की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है
वो कर्व किससे पास कर रहा है? मान लीजिए बेटा ये वो कर्व है जिसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है। दिस इज अ कर्व, ये किससे पास कर रहा है? 0,-2 से। अब इसको डिफरेंशिएट करने पे जो dy by dx टेंजेंट की स्लोप निकलेगी उसके बारे में क्या कह रहा है आगे? गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट किसका? स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है वो? dy by, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? y है। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है वो? x कोऑर्डिनेट। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका कहा गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए फिर, चलो टेंजेंट की स्लोप होता है dy by dx इनटू में y कोऑर्डिनेट, ये किसके इक्वल है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको। कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां आ गया बेटा y इंटू में dy, राइट साइड आ गया x इंटू में, ना इसको आ गया कंटिन्यू करें तो क्या आएगा रिजल्ट? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू में dy, इंटीग्रेशन इसका y स्क्वायर बाय, दिस इज x स्क्वायर बाय 2। क्या मिसिंग है इसमें? c निकालने के लिए क्या ये कर्व किससे पास कर रहा है? इट पासेस थ्रू 0,-2। देयरफॉर पॉइंट सेटिस्फाई किया है तो c इक्वल टू 2 आ गई बेटा। अब c इक्वल टू अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, मीन्स रिजल्ट आ गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर हम इसको लेफ्ट में ले लें x स्क्वायर को तो ये बन गया है हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन होती थी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा हाइपरबोला होता था y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पढ़ा था कभी 11th में कॉनिक्स में। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। इसको बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि क्या रहा है सर इसमें। एट एनी पॉइंट x, y of a curve, at any point x, y of a curve, the slope of the tangent, tangent की स्लोप किसके इक्वल है? Twice the slope of line segment joining the point of contact to this। कह रहे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? टेंजेंट की जो स्लोप यानी डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है? 2 times twice the slope of line segment joining the point of contact to this one। अब इसके लिए आपको बताऊं जी कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको दे रखे हों, अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हों तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में। लाइन की स्लोप कैसे निकालते थे हम? स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। अब इसका मैं एक रफ डायग्राम ले रहा हूं, जरा रफ डायग्राम, एक्चुअल नहीं है, रफ डायग्राम ले रहा हूं मैं। फाइंड एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इट ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू -4, -3। लो बेटा ये आ गया सोर्स कर्व, दिस इज अ कर्व, और मान लीजिए टेंजेंट आपने ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो ये चला गया टेंजेंट। इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगा? dy by dx। क्या होगा? इस टेंजेंट की जो स्लोप डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल क्या है? ट्वाइस
द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये बेटा -4, -3 सपोज इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कह रहे जो टेंजेंट की स्लोप है वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दिस। जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो किसके इक्वल है? 2 टाइम द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व हमारे पास है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया बच्चों? x, y पे। कह रहे जो टेंजेंट की स्लोप है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दिस वन। जो टेंजेंट, इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? 2 टाइम द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। अब बताओ इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट नजर में आ रहे हैं? एक x, y है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको? एक x, y है, दूसरा कौन सा है? आइए, टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है? ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x, y पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड -4, तो टेंजेंट की स्लोप बेटा आपने लिया, टेंजेंट की स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है बेटा? 2 टाइम द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अब इसकी स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके कर्व की इक्वेशन निकालनी है। बस यहीं तक तो आना था, मेन तो यही स्टेप है। उसके बाद तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और अपने रिजल्ट निकालना है। अब बताओ कौन सी फॉर्म लग रही है? तो वेरिएबल सेपरेट करें बेटा। ये आ गया dy ओवर y+3 2 टाइम्स dx ओवर x+4। नाउ इंटीग्रेट किया 1 अपॉन राइट साइड 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन राइट। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? अब क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? अब लॉग ऑफ y+3 राइट साइड आ गया 2 टाइम्स प्लस में लॉग c, क्योंकि बाकी साइड हम किस में आ रही हैं? लॉग में। तो यार इसमें यह आ गया लॉग ऑफ y+3 राइट साइड लॉग ऑफ x+4 का प्लस में लॉग ऑफ y+3, दिस इज लॉग ऑफ c इंटू में x+4 का। तो y+3 किसके इक्वल होगा? अब ये कर्व किससे पास कर रहा है? -2, 1। इट पासेस थ्रू -2, 1। इट पासेस थ्रू -2, 1। तो -2, 1 इसको सेटिस्फाई कर दो बेटा। -2, 1 सेटिस्फाई किया, x -2 और y की वैल्यू 1। -2 + 4 का, तो 4 इज इक्वल टू 4c। c की वैल्यू क्या आ गई? तो c की वैल्यू 1 बेटा जी यहां पे वापस रिप्लेस करो, आपका आंसर कंप्लीट। तो फाइनल आंसर यहां से क्या बना? y+3 किसके इक्वल? x+4 का होल स्क्वायर। बाकी 3 को आप राइट साइड ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा खतरनाक। वैसे तो जो पहले आए हैं वो भी नहीं आते, बट कर्मों का खाता कब खुल जाए नहीं पता। सिलेबस में है,
एक दो बार तो आए हुए हैं, बट काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, सिलेबस में हैं। ठीक है, अपने कर्मों की ओर नजर डालो और क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं। हैं बेटा, बेटा कई बार ऐसा होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, रात को जो 2 क्वेश्चन पढ़ता है वो एग्जाम में आ जाते हैं। उसका तो कर्म होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। जय माता दी। कौन सी मम्मी? नहीं, उधर तो मम्मी जी कहेंगे हम, इधर थोड़ी कहेंगे हम। नहीं, उधर तो जी लगाना पड़ता नहीं। वो समझ के बताया, तू नहीं समझी, तेरे को पहले समझना चाहिए था। आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन खतरनाक है, ठीक है, प्लीज कृपया करके ध्यान से देखें। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून being inflated changes at a constant rate. The volume of spherical balloon है, उसको इन्फ्लेट करने पे चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, उसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, बिफोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट करने से पहले उसकी रेडियस कितनी थी? 3 यूनिट। आगे क्या कह रहा है इसमें? एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, जब आपने उसे इन्फ्लेट किया तो आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर सेकेंड्स, या आफ्टर हम कह सकते हैं टी सेकेंड्स, एक ही बात है भाई। टाइम जो है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने एओडी का टॉपिक किया था, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस आए थे। उसमें जो भी रेट्स आपको गिवन होते थे, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरफेस एरिया है, पेरीमीटर है, एज इंक्रीज कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया जाता था, और टाइम के लिए टी हम नॉर्मली यूज कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बेटा ये, लेकिन आप ध्यान से सुनना, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से नोटिस करना मैं क्या कह रहा हूं। ये आपके पास एक स्फेरिकल बैलून मान लीजिए, इसका वॉल्यूम एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि dv बाई dt वॉल्यूम का रेट, ये आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया? इट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम का रेट कांस्टेंट को मैंने डिनोट कर दिया k से, फिर k इज कांस्टेंट। अब मुझे एक चीज बताना जरा, अभी तक आपने 4-5 क्वेश्चन किए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी जाती है तो उसमें वेरिएबल होता है, हम dy बाई डी एक्स यूज कर रहे थे, वेरिएबल x और y थे। अब dy बाई डी एक्स कोई भी आपको इक्वेशन दी, लाइक मान लो ये दे दिया गया x प्लस एक्स वाई, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, हम इसको इंटीग्रेट करते हो कर्व की इक्वेशन निकालते हैं। तो कर्व की इक्वेशन किन 2 वेरिएबल में होती है? x और y में ही होती है। जिन 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप निकालते हैं, मतलब कर्व की इक्वेशन निकालते हैं, उन्हीं 2 वेरिएबल्स में ही डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, उन्हीं 2 वेरिएबल में ही। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस 2 वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में इंटीग्रेट करके जब कर्व की इक्वेशन वापस निकालते हैं तो उन्हीं 2 वेरिएबल्स में आपके पास कर्व की इक्वेशन बनती है। अब नोटिस रखना इस पॉइंट को, दोबारा से देखो इस क्वेश्चन में अब क्या कहा गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। यहां इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से 2 वेरिएबल हैं? एक वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम और एक टाइम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, स्टार्टिंग में, यानी जब इसके अंदर बैलून में चेंजेस स्टार्ट भी नहीं हुए थे, यानी कि इनिशियली का मतलब एट टाइम 0, जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था टाइम, रेडियस कितनी थी? एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, जब टाइम 3 सेकेंड्स हो चुका था तो रेडियस कितनी दी हुई हमें?
6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालनी है आफ्टर t सेकेंड। रेडियस में और टाइम में रिलेशन बनाना है, रेडियस में और टाइम में इक्वेशन बनानी है। कर्व की इक्वेशन जो बनानी है उसमें दो वेरिएबल ये होने चाहिए। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है आफ्टर t सेकेंड, तो रेडियस को टाइम में कन्वर्ट करके दिखाना है, रेडियस को टाइम में एक्सप्रेस करके दिखाना है। मतलब इक्वेशन रेडियस में और टाइम में बनानी है। यहां की इक्वेशन किसमें दी? डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई में, तो इंटीग्रेट करके कर्व की इक्वेशन भी एक्स और वाई में बनती है। अगर यहां डिफरेंशियल इक्वेशन v और t में है, इसको मैं वापस इंटीग्रेट करूंगा तो इक्वेशन तो v और t में बनेगी, जबकि मुझे इक्वेशन किस में बनानी है? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों की ये इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन r और t में होनी चाहिए। ये इक्वेशन किस में होनी चाहिए? r और t में। ये मेन पॉइंट है इसका, किस में होनी चाहिए? तो इसको आपने r और t में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? इक्वेशन ये दी हुई थी आपको dv बाई dt किसके इक्वल है? तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है बताओ स्फीयर का? यूज कीजिए यहां पे जरा, वॉल्यूम की वैल्यू, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आपने यहां पे जब अप्लाई किया तो ये आ गया 4/3। किसके इक्वल दिया ये क्वेश्चन में? वॉल्यूम जो है वो यहां रिप्लेस कर दिया हमने, लो इसका डेरिवेटिव ऑफ t के रिस्पेक्ट, 4π/3 तो कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? इनटू में डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, क्या ये कैंसिल आउट? अब एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन r और t में कन्वर्ट हो गई है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में कन्वर्ट हो गई? अब इन्हीं दोनों में रिलेशन चाहिए था ना आपको। आपको जो रिलेशनशिप बनानी है, जो इक्वेशन कर्व की बनानी है, वो तो r और t में बनानी है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले v और t में थी वो कन्वर्ट होकर किस में आ गई? r और t में। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है x और y दो वेरिएबल। क्या करें अब? कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है, कौन सी है? वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां वेरिएबल सेपरेट किया आपने, 4πr² k टाइम्स इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या आएगा इस कंडीशन? अब r³ दिस इज k, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट, राइट। अब ये बताओ जरा मुझे, ये आपके पास आ गई कर्व की इक्वेशन जो आपने कैलकुलेट करनी थी, बट इसमें मिसिंग है दो वैल्यूज, एक k और एक, इन दोनों को निकालने के लिए दो कंडीशन दी थी। इनिशियली रेडियस a थी, आफ्टर 3 सेकेंड्स रेडियस a है। तो इनिशियली जब टाइम 0 था रेडियस कितनी थी? तो टाइम को रखा 0 और रेडियस को रखा है 3, तो 4π3³/3 इज इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस c। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, यहां से क्या वैल्यू c की आ रही है? 36π, दैट इज इक्वल टू c। लो बेटा c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दें अगर हम, तो ये आ गया 4πr³/3 इज इक्वल टू kt प्लस c। c का मतलब, अब इस इक्वेशन में मिसिंग क्या है? अब मिसिंग है k। अगली कंडीशन क्या थी? जब टाइम 3 था तो रेडियस कितनी है? और इसको यूज कीजिए। अब जब टाइम 3 है तो रेडियस है 6। अब इस कंडीशन को जब आपने यूज किया तो ये आ गया 4π, रेडियस का मतलब k इंटू में 3 प्लस 36π, कितना आ गया ये? 4π 216/3, 3k प्लस 36π कैंसिल आउट हो रहे? यस 72, कितना आ गया? 288π
इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई को लेफ्ट में लिया तो कितना आ गया ये 252 पाई 3k 3 से डिवाइड किया तो ये आएगा ना। लो बड़ा ये k की वैल्यू आ गई। अब जब आपने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जब आपने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो बड़ा ये k की वैल्यू अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दें, ये k की वैल्यू अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी 4 पाई r क्यूब बाई 3 84 पाई प्लस 36 पाई, कुछ कॉमन आ रहा है 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कॉमन कैंसिल आउट तो r क्यूब बाई 3 कितना आ गया p भी था ना यहाँ, कितना था ये 84 पाई t प्लस 36 पाई, 4 पाई कॉमन लिया था आपने, r क्यूब किसके इक्वल, क्या रेडियस में टाइम रिलेशन आ गया, यही निकालना था। ये कहाँ काम आएगा बेटा जो बच्चा जाएगा ना, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा जाएगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर ये सारे कैलकुलस के स्टेप्स यूज होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में यूज होंगे। और ठीक है मैं मान रहा हूँ इंस्टा पे रील्स चल रही होती है, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ यूज होंगे बेटा, ये सब डेरिवेटिव यूज होंगे। ये वो बच्चे डालते जिन्होंने आगे स्टडी नहीं की। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाइए, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट तो कैलकुलस पे बेस्ड ही सारी वर्किंग लाइफ की करेंगे आगे, और जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की फील्ड में जाएंगे, स्टैट्स ऑनर्स में जाएंगे, उनको पता चलेगा कि मैथ्स कहाँ काम आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दो ही सब्जेक्ट रोल प्ले करेंगे, एक इकोनॉमिक्स और मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम का नंबर 1 कोर्स है, कॉमर्स स्ट्रीम का नंबर 1 कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सबसे बड़ी बात, एंट्री करने के लिए आपको सीयूटी की किसी दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी। ये जो जनरल टेस्ट के लिए इधर तो घूमते, नो नीड, क्योंकि उसमें जनरल टेस्ट है ही नहीं। नंबर 1 कोर्स है कॉमर्स का इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और उसमें सिर्फ 12th के जो 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एंट्री है। 4 सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को कवर किया उसमें। बिना मैथ्स के इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एंट्री नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स से 2 ही सब्जेक्ट काम आएंगे, एक इकोनॉमिक्स और एक मैथ्स। इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एंट्री करने वाले बच्चे कई साइंस स्ट्रीम से कन्वर्ट होके आते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स होती नहीं 11-12 में, वो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एंट्री करते हैं। बट मैथ्स होना जरूरी है, मैथ्स का सीयूटी का एंट्रेंस होना जरूरी है क्लियर। आप पूरी डिटेल सर्च कर लेना, नंबर 1 कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सबसे हाईएस्ट पैकेज और सबसे लोएस्ट कॉस्ट फीस स्ट्रक्चर उसका ही है।